नमस्कार दोस्तों, रीट की कक्षा में फिर से आपका स्वागत। हालांकि अभी जो सुबह के वीडियो थे उनमें आपने देखा होगा कि हमने 12वीं कक्षा की बात करी। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनका भी अध्ययन कीजिए आप। जो 10वीं कक्षा के वीडियो हैं उन्हें भी पढ़िए, लेकिन मैं यह कहूँगा कि जो रीट सेकंड लेवल है उनके लिए 10वीं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। आप जितने भी 10वीं कक्षा के वीडियो हैं जिनको प्लेलिस्ट में जाइए, और यदि आपको 10वीं कक्षा की वीडियो भी अगर लिंक के रूप में सेंड करने हैं तो आप मेरे नंबर आपके पास में ही है व्हाट्सएप पर, आप उन वीडियो की लिंक भी मंगा सकते हैं और आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए। एक काम और कीजिएगा, साथ में जितने भी आपके मित्र हैं उनको भी भेज दीजिए। हो सकता है इस लॉकडाउन के समय में वो भी अब समय का सदुपयोग कर सकें। चलिए बिना समय गंवाए हम बात करते हैं विभाजन की। विभाजन में मैंने आप लोगों को समसूत्री विभाजन कराया था। समसूत्री विभाजन आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा भी है, काफ़ी आप लोगों के फ़ोन भी आए हैं, तो ये बात मान के चलता हूँ कि समसूत्री विभाजन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की, मेयोसिस की। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो है, दिखाई दे रहा है यहाँ से, अर्धसूत्री विभाजन। पहली बात, इस अर्धसूत्री विभाजन को आप लोगों को समझ गए होंगे कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी, मैं यहाँ पर आधा शब्द यूज कर रहा हूँ, आगे जाए काम आएगा, तो आधी रह जाती है। यहाँ पर म्यो शब्द जो आया है उसका भी अर्थ होता है आधा होना, यानी कि कम होना, यानी कि न्यून होना, है ना। इसी कारण इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। देखिए न्यूनकारी विभाजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है, आधी हो रही है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी होगी, यानी कि कैसी प्रक्रिया होगी, धीमी प्रक्रिया होगी। कैसी प्रक्रिया है ये धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाली है। और एक कोशिका के जीवन काल में, कोशिका के जीवन में एक बार होती है। वह कोशिका वापस अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर पाएगी। कितनी बार विभाजन होगा उस कोशिका के अंदर, केवल एक बार होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और एक कोशिका, थोड़े बड़े अक्षर लिख देता हूं, एक कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक आदमी आता है वॉन बेंडेन, वॉन बेंडेन ने सर्वप्रथम इसे देखा था, सर्वप्रथम इसे यूँ कह सकते हैं कि प्रदर्शित किया था। अगर वॉन बेंडेन की बात आती है तो वॉन बेंडेन एक ऐसा व्यक्ति है, उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था, इसे प्रदर्शित किया था। जबकि विनीवर्ट जो है, विनीवर्ट ने इनकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है। विनीवर्ट को क्या दिया जाता है, खोज करने का श्रेय दिया जाता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे पास में कि हम जो शुरुआती क्लास में पढ़ते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है, उसे किस नाम से जान रहे हैं, तो उसको न्यूनकारी विभाजन के नाम से जान रहे हैं। धीमी प्रक्रिया है, एक कोशिका जीव में एक बार होती है और उसमें वापस रिपीट नहीं होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये, केवल ये जनक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, यानी कि जनद जो कोशिकाएँ हैं, जनद कोशिका में ही होती है, कोशिका में। अब जनद कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो मनुष्य में तो होती हैं वृषण में, और एक और होती है अंडाशय में। देखिए वृषण के अंदर निर्माण होता है शुक्राणु का, और इसमें होता है अंडाणु का, शुक्राणु और अंडाणु का। तो ये बात क्लियर होगी कि अधिकांश सभी जगह पर समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं के अंदर, यानी कि वृषण के कोशिकाओं में और अंडाशय की कोशिकाओं के, यानी शुक्राणु और अंडाणु के रूप में होती है। अब हमें कोशिका विभाजन पढ़ना है, अर्धसूत्री विभाजन अगर पढ़ना है तो हमें उनकी अवस्थाएं ध्यान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अर्धसूत्री विभाजन। आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन की
मूल रूप से समसूत्री विभाजन के समान ही कितनी व्यवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है? 4। जिसे समसूत्री विभाजन में भी 4 होती हैं, उसी प्रकार 4 होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन 2 बार, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। यानी कि मैं यूं बात कहूं कि विभाजन मैं पूर्ण रूप से आपको समझाता हूं ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, समझ में आ रही बात? 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के? तो असूत्री, ये अपन पढ़ चुके हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री आज पढ़ना है। अर्धसूत्री में 2 प्रकार के विभाजन होते हैं या प्रक्रिया होती है, 2 प्रकार की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो पहली स्टेज होती है अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरी प्रक्रिया होती है अर्धसूत्री सेकेंड। 2 प्रक्रिया होगी, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। अब अर्धसूत्री फर्स्ट जो है उसके अंदर कौन होगा? तो वही याद रखना, PMAT, और इसके अंदर भी कौन होगा? PMAT। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कौन कौन सी होगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सेम टू सेम अवस्था किसमें होगी? PMAT। इधर लिख नहीं रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो ये सेकंड वाले में भी PMAT होगी, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होगी। अब मेरी बात समझना, इसके प्रोफेज में पुनः 5 अवस्थाएं होती हैं। ये अंतर है समसूत्री विभाजन में। एक तो ये डबल हो रहा है, दूसरी बात इसके प्रोफेज में भी कितनी अवस्थाएं हैं? बोलो, 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी होती हैं उसको हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लोगों के पास में कोई पैकेट लेके आया है ना, तो अगर वो अच्छा नहीं है तो आप क्या कहोगे? उसको ले जा। तो कैसे लिखोगे? एक हिंट लिख देता हूं मैं यहां पर, एक हिंट लिख रहा हूं, इससे आपको याद रहेगा, है ना। ले जा, ले जा, यानी कि ले का ले हो जाए, हमारे पास में कौन हो जाएगा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, है ना। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन या जाइगोटीन, गोटीन, पैकेटीन। फिर हमारे पास में क्या आएगा? डुप्लीकेट और डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस, है ना, डाइकाइनेसिस। और प्रोफेज के अंदर आएगा लेप्टोटीन आएगा, जाइगोटीन आएगा, पैकेटीन आएगा और डिप्लोटीन आएगा, डिप्लोटीन, है ना। कैसे याद रखोगे आप? ले का हो जाएगा, देखो ले याद रखते हैं। अगर मान लो आपके पास में कोई डाई का पैकेट लेके आए, है ना, बाल काले करने का, और वो डुप्लीकेट है, तो आप क्या बोलोगे? इसको ले जा, ले जा, ले जा। कैसे याद रखोगे? ले जा पैकेट, ले जा पैकेट। कौन सा है? डुप्लीकेट डाई का। कौन सा है? ले जा पैकेट डुप्लीकेट डाई का। ये डाई का जो पैकेट है वो डुप्लीकेट है, इसको तुम यहाँ से लेके जा। तो ले जा पैकेट डुप्लीकेट डाई का, याद रह जाएगा। लेप्टोटीन हो जाएगा, जाइगोटीन हो जाएगा, पैकेटीन हो जाएगा, डिप्लोटीन हो जाएगा और डाइकाइनेसिस हो जाएगा। ये अब क्लियर हो चुका है बोर्ड। अब इस पर हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास में कौन आएगा? लेप्टोटीन। दिख रहा है यहाँ पर, लेप्टोटीन एक प्रकार की अवस्था है, प्रोफेज के अंदर पाई जाने वाली अवस्था लेप्टोटीन है। इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र धागे के समान हो जाएंगे और आयतन बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गुणसूत्र धागे के समान, और आयतन क्या हो जाएगा इनका? तो आयतन में वृद्धि हो जाती है। आयतन में क्या हो जाएगा? इनकी वृद्धि हो जाएगी। गुणसूत्र धागे, जो गुणसूत्र है वो धागे के समान दिखने लगेंगे, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। और नर व मादा गुणसूत्र की व्याप्ति होगी, दोनों पाए जाएंगे और पृथक्करण प्रारंभ हो जाएगा। पृथक्करण प्रारंभ हो जाएगा। अब दिखना प्रारंभ नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हाँ ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि ये प्रोसेस चालू हो जाएगा
जो समजात गुणसूत्र हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, समजात गुणसूत्र। इसके अंदर क्या होंगे, जो भी समजात गुणसूत्र हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे कि ये समजात गुणसूत्र हैं, और आधे किसके होंगे, नर के होंगे, और आधे किसके होंगे, मादा के गुणसूत्र होंगे। तो ये क्लियर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो पहली जो अवस्था है लगभग मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस प्रकार की अवस्था होगी। ये बाहरी संरचना है, ये केंद्रक है। देखो ये कोशिका है, कोशिका के बीच में ये केंद्रक है, इसको अपन बड़ा करके देख रहे हैं, केंद्रक है, और इसके अंदर ये संरचनाएं पूरी की पूरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये दूसरा हमारे पास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी तक यहाँ पर ध्यान देना, गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम और एक क्रोमेटिड आएगा। क्रोमेटिड मतलब गुणसूत्र के भाग होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। तो गुणसूत्र नजर आ रहे हैं, क्रोमेटिड नजर नहीं आ रहे, दो धागे नहीं बटे हुए नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो गुणसूत्र के अंदर जोड़े के रूप में है, एक नर भाग हो सकता है, एक मादा भाग है, और दोनों जोड़े के रूप में दिखाई दे रहे हैं, दो हैं जोड़े के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए फिर दूसरा कौन आएगा हमारे पास में, जाइगोटिन। जाइगोटिन पहला कौन सा आया, लेप्टोटिन, दूसरा कौन आएगा, जाइगोटिन। इसमें क्या होगा, समजात जो गुणसूत्र होते हैं, ध्यान देना, इसमें जो समजात गुणसूत्र हैं उनका क्या हो जाएगा, युग्मन होने लगेगा। समजात गुणसूत्रों का युग्मन होने लगता है। देखो जो समजात गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका युग्मन होगा, वो आपस में जुड़ने लग जाएंगे। इसे बोलेंगे बाइवेलेंट। इस अवस्था को बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट कैसे बोलते हैं, जब गुणसूत्र की समजात गुणसूत्र जो एक जैसे गुणसूत्र हैं वो आपस में क्या हो जाएं, जुड़ने लगते हैं, आपस में एक पेयर बनाने लगते हैं, युग्म बनाने लगते हैं, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र को बाइवेलेंट के नाम से जानते हैं। और ध्यान देखना, इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हमारे पास में लेप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, और हमारे पास में तीसरी अवस्था कौन सी आएगी, तो तीसरी अवस्था पैकेटिन होगी। पैकेटिन ये कौन सी अवस्था हमारे पास में, ये तीसरी अवस्था है। किसकी है, प्रोफेज की, प्रोफेज फर्स्ट की, यूँ कहना। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन में पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, उसमें प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पैकेटिन फर्स्ट, यानी पैकेटिन की बात कर रहे हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, क्रोमेटिड का निर्माण होगा। क्रोमेटिड शब्द आया, क्रोमेटिड, यानी गुणसूत्र जब आपस में बिखरने लगेंगे, यानी कि नर और मादा गुणसूत्र पृथक्करण होंगे, उसे बोलेंगे क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड का निर्माण होगा, और भुजाएं पृथक होती हैं। और देखिए जो सिस्टर क्रोमोसोम्स नहीं हैं, यानी कि जो कि एक जैसे नहीं है, उनके मध्य क्या होगा, नॉन सिस्टर जो क्रोमोसोम्स है उनके मध्य क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर प्रारंभ हो जाएगा। उनके क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम क्रोमेटिड में क्या होगा, क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग होगी। मतलब एक मिनट के लिए समझना, मान लो कि ये सेंट्रोमियर है, क्या है ये, सेंट्रोमियर। इससे एक भुजा ये निकल रही है, दूसरा भाग ये जुड़ा हुआ, तीसरा भाग ये जुड़ा हुआ, चौथा भाग ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा क्रोमोसोम है। अब इन दोनों के बीच में दोनों सजातीय, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, और उनकी परिस्थिति कुछ इस तरह की हो सकती है, इस प्रकार से। आप मेरी बात समझ गए, ये जो बिंदु है वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, मध्य का ऐसा बिंदु जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। एक बार इसका आप फोटो ले लीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां पर होगा उसे क्या बोलेंगे, एनेलिंग। इसे क्या बोलेंगे, एनेलिंग। इस प्रोसेस को एनेलिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या क्या बोला, बाइवेलेंट बोला, वहाँ पर क्या बोलेंगे, एनेलिंग के नाम से जानते हैं। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आएगा हमारे पास में डिप्लोटिन।
इसमें क्या होगा, गुणसूत्र पृथक होने लगेंगे और जो नॉन सिस्टर हैं, क्रोमेटिड्स हैं, उनके अंदर क्या हो जाएगा, जो क्रॉसिंग ओवर है वो समाप्त होगा, संपन्न होगा और लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलेगी। ठीक है ना। एक बार आप कहाँ लिखेंगे, चलो डिप्लोटिन को हटा देते हैं। तो प्रोफेज के अंदर सबसे पहले क्या आया हमारे पास में, उसके बाद में कौन आएगा, डिप्टोटिन। डिप्टोटिन प्रावस्था है। इस प्रावस्था के अंदर क्या होगा, मैंने पहले ही बोला है आपको कि ये गुणसूत्र पृथक होने लगेंगे। तो गुणसूत्र पृथक होंगे। पहली बात क्या हो जाएगी, गुणसूत्र पृथक होने लगेंगे, अलग अलग होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी बात, इनके मध्य जो क्रॉसिंग ओवर जो था, क्रॉसिंग ओवर वो संपन्न हो जाएगा। संपन्न मतलब जो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। ध्यान रखना, गुणसूत्र पृथक होने लगेंगे, क्रॉसिंग ओवर संपन्न हो जाएगा और ये क्या है, लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती है। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती है। अभी तक हमने प्रोफेज की जो 5 अवस्थाएं हैं उनके अंदर से हमने डिप्टोटिन यानी कि 4 अवस्थाएं कंप्लीट कर दी और लास्ट में कौन सा आएगा, डाइकाइनेसिस। ठीक है ना। इसमें केंद्रक वापस बनने लगेगा, तो डाइकाइनेसिस केंद्रक कला का निर्माण होगा। इसमें क्या हो जाएगा, वापस केंद्रक कला बनने लग जाएगी। ऐसा प्रोसेस लगेगा कि केंद्रक कला का क्या हो गया, निर्माण हो गया और गुणसूत्र का क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। गुणसूत्र का संघनन होने लगता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर हमने 5 अवस्थाएं जो थी प्रोफेज की वो पढ़ी। अब हमारे पास में कौन आएगा, मेटाफेज आएगी। कौन सी अवस्था आएगी, मेटाफेज। प्रोफेज होगी कंप्लीट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और उसकी सेकेंड अवस्था है। ये जो होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वीडियो की वो अभी की कंडीशन में यूँ मान के चलिए कि समझने की दृष्टि से 10 मिनट की होगी। तो एक बार आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, ये जो मैं आज पैकेटिन को आपके पैकेटिन के साथ में या डाइकाइनेसिस पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगला जो वीडियो आएगा इसका, अगली जो क्लास होगी हमारा, उस क्लास के अंदर हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में हम मेटाफेज और एनाफेज, टेलोफेज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसके सेकंड लेवल को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जाना कहीं नहीं है, पढ़ते रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना।